हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व कर रहे थे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हम बात करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ए जो आपको आता है 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है। आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 5 में से आपको ऑप्शन होते हैं, आपको 2 एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसका आपको बाइफर्केशन इस तरह से होता है। आपको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना होता है फॉर 1 मार्क, एंड उस कंसेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कंसेप्ट क्या है, उसे हम देते हैं 1 मार्क। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का 2 मार्क का वेटेज होता है। टोटल आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो, आपको दिया है माला कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज फ्रॉम हर लोकेलिटी। ओके, तो देखो, आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, पूरे 11 चैप्टर्स, उसमें से कौन से कंसेप्ट ये जो इलस्ट्रेशन उससे रिलेट करता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। एंड आफ्टर दैट आपको वो जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको एक सेंटेंस में आपको कंसेप्ट क्या है वो लिखना है। एंड उसके बाद कुछ दो सेकेंड सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर आपका जो इलस्ट्रेशन दिया है वो उस कंसेप्ट से किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, आप ऐसा क्यों मानते हो कि ये जो इलस्ट्रेशन दिया है वो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपका 2 मार्क का वेटेज रहेगा। 1 मार्क रहेगा आपको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 1 मार्क रहेगा आपको 2 सेंटेंस लिखने के लिए, जिसमें आप एक सेंटेंस में वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और कंसेप्ट होता क्या है। दूसरा सेंटेंस में आप ये जो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो है उसको आप उस कंसेप्ट से रिलेट करोगे। तो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे एक बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज इतने सारे चैप्टर्स में से इतने सारे कंसेप्ट होते हैं, इलस्ट्रेशन को आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। कुछ जगह पे आपको एक से ज्यादा आंसर्स भी लग सकते हैं। जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको अच्छे से लिखना है कंसेप्ट को, एंड उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर करते हो तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया था, माला ने डेटा कलेक्ट किया है 25 फैमिलीज के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है इट इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज अभी आपको पहला लिखना है कि कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपका 1 मार्क यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर दूसरे मार्क के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 2 सेंटेंस में लिखना है। तो पहला सेंटेंस आपका आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। उसमें आप लिखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद स्मॉल इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, सच एज पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, आपको इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है वो लिखना है एक सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में आप लिखोगे हेंस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने बताया फिर कि ये कंसेप्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एज और क्यू है आपको लिखना है एज हियर माला कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज, दैट इज स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट इकोनॉमी एज होल, और नॉट द होल इकोनॉमी, दैट्स व्हाट। एंड आपके 2 मार्क्स यहाँ पे पूरे आपको मिल जाएंगे। तो अपने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा कि माइक्रोइकोनॉमिक्स होता क्या है, दूसरे में आपने लिखा कि ये कंसेप्ट जो है, ये इलस्ट्रेशन जो है, ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्यों है। क्लियर। इससे से आपको अगले सारे क्वेश्चंस को समझना है। मैंने आपको यहाँ पे सभी के जो आंसर्स आपको दिए हैं, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया है। आपको सभी को ट्राई करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन बचा हुआ जो रहेगा आपको खुद ट्राई करना है। देखो, सेकंड जो है, रमेश एनालाइज द टोटल। अभी कैसे करना है आपको समझना है। देखो, कैसे आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट यूज कौन सा है। अभी रमेश ने क्या एनालाइज किया, किस चीज के बारे में, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अभी यहाँ पे टोटल टोटल वर्ड आ रहा है, तो आपको समझना कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये कंसेप्ट कहाँ पे आपने देखा था। तो आपको याद है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर देखा था। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर आएगा, कंसेप्ट में आपको लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड फिर आपको लिखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हिच डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, मतलब आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है। फिर सेकंड आप लिखोगे दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स
as here Ramesh analyze the what total investment, total employment, total consumption, total savings of the economy, that is economy as a whole. कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको करना है। थर्ड देखो, थर्ड का आपका आंसर आएगा फॉर्म यूटिलिटी, बिकॉज क्वेश्चन क्या है देखो, रोहन क्रिएटेड अ ज्वेलरी बॉक्स आउट ऑफ पीस ऑफ वुड। यहाँ पे क्या है, वुड जो है पीस ऑफ वुड, उसको उसने कन्वर्ट किया है ज्वेलरी बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपने अगर चैप्टर सेकंड आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आता है फॉर्म यूटिलिटी। आपको लिखना है कि व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी, तो लिखना है यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द shape or structure of the commodity, that is called as form utility. This illustration relates to the concept of form utility. याद है तो सिंपल है, comma है because here Rohan converted the piece of wood into a jewelry box, that is he has converted the shape or structure of the wood into a jewelry box. हो गया आपका। तो आपने अगर ऐसे दो सेंटेंस आप लिखते हो हर जगह पे, आपको पूरे मार्क्स, दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखो, कविता कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ब्रेड टू सेटिस्फाई हर हंगर। तो आपका आंसर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको लिखना है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, है ना। एडिशनल यूनिट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो एडिशनल यूनिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे आपको समझना है। Hence, this illustration relates to marginal utility here because Kavita has consumed additional unit to satisfy her hunger. हो गए आपके दो क्वेश्चन, दो सेंटेंस आपके हो गए। आपने कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया था सही तरीके से, आपको दोनों मार्क्स मिल गए। देखो अगला देखो, कौशिक परचेज 10 kg ऑफ wheat फॉर हिज मंथली कंजम्पशन एट ₹40 पर kg। अभी आप डिमांड लिखते हो तो भी सही है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला है कि कौशिक ने परचेज किया है, तो आपने कंसेप्ट पढ़ा कि इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, बिकॉज कौशिक इज अ सिंगल कंज्यूमर। तो सिंगल कंज्यूमर जो कमोडिटी डिमांड कर रहा है एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस मंथली आपको बोला है पूरा, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड, है ना। Hence, this illustration relates to the concept of individual demand because here the demand of Kaushik at ₹40 per kg for a month is given. खत्म हो गया। आगे देखो, अमन परचेज स्विंग मशीन एंड फर्नीचर फॉर हिज टेलरिंग शॉप। अब उसका शॉप है, उसके लिए उसने क्या किया है, मशीन एंड फर्नीचर लिया है। अभी यहाँ पे जो मशीन एंड फर्नीचर जो है उसका यूज वो कंजम्पशन के लिए नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, मतलब कपड़े सीने के लिए करेगा, वो यूज करने वाला है। उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो आपको लिखना है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द अदर गुड्स डिमांड इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड, and hence this illustration relates to the concept of indirect demand because here Aman has purchased sewing machine and furniture for the production of other goods, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। मैं आपको 4-5 पहले जो है आपको ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। बाकी अभी आपको मैं आपको सब सारे आंसर्स नहीं बताऊंगा, आपको बाकी के आंसर्स ट्राई करना है, और कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगला देखो, किरण डिमांड फॉर मिल्क रिमेन्ड अनचेंज इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीज बाय 10%। आपको ध्यान में, प्राइस चेंज होने के बाद भी अगर डिमांड चेंज नहीं होता है तो कौन सा कंसेप्ट होता है, तो हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और फिर वो होता क्या लिखना है, और फिर कंसेप्ट वहां से रिलेटेड क्यों है आपको लिखना है। आगे देखो, एट अमूल्यस कैफे the demand for tea increased by 5% due to 10% rise in price of coffee। देखो टी का डिमांड, कॉफी का डिमांड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। और देखो कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है जिससे टी का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्पेसिफिकली पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और क्रॉस मतलब बिकॉज हम यहाँ पे दो अलग अलग गुड्स की प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं।
आगे देखो, अमर सेल्स 50 डजन्स ऑफ मैंगोज डेली एट ₹300 पर डजन। यहाँ पे आपको एक सिंगल सेलर की बात की हुई है और उसका जो सप्लाई है उसकी बात की है, इसलिए बात करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई इज द कंसेप्ट हियर। आगे देखो, अजय का आपको दिया है कि उसका खर्चा कितना है, तो आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आगे अगला कंसेप्ट, अनूप आयुर्वेदा प्रोड्यूसेस यूनिक हर्बल हेयर ऑयल विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखो आपने ऐसा कोई ऑयल बनाया अनूप ने, जो क्या है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा मार्केट होता है, आपको याद करना चाहिए कि कौन सा मार्केट है जहाँ पे ये नहीं होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। उसका आंसर होता है मोनोपोली। तो आंसर आएगा आपका, कंसेप्ट आएगा मोनोपोली। आगे देखो, सनराइज कॉस्मेटिक कंपनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो टेलीविजन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री सैंपल्स ऑफ इट्स शैम्पू। ठीक है ना। तो आपको याद रखेंगे कि उन्होंने जो खर्चा किया किसके लिए किया है, अपना सेल बढ़ाने के लिए किया है, और ऐसे खर्चे को हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट। अगला देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज डेवलप्ड सेंसेक्स एज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर रिफ्लेक्टिंग द शेयर प्राइस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। जो कंपनी जो कुछ कंपनीज है लिस्टेड कंपनीज, उनका जो प्राइस जो चेंज हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सेंसेक्स एक इंडेक्स बनाया है। तो ये क्या है, दिस इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। आगे आपको दिया है कि प्रोडक्शन का डेटा बोला है, और इसलिए आपका आंसर आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, आगे आपका देखो दिया है कि मनीष परचेज 100 मीटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू प्रोड्यूस रेडीमेड शर्ट एट हिज गारमेंट फैक्ट्री। देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल परचेज किया है किस चीज के लिए, गारमेंट मतलब कपड़े बनाने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका ये जो गुड्स होगा कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। अगला देखो, सरला रिटायर्ड स्कूल टीचर रिसीव्स अ मंथली पेंशन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हमने बात की थी नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर कि ट्रांसफर पेमेंट जो होता है जिसमें पेंशन भी आता है, वो क्या है नेशनल इनकम में हम ऐड नहीं करते हैं। तो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो है इलस्ट्रेशन दिया है वो कौन सा कंसेप्ट है, वो है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। आपको इस तरह से लॉजिक लगा के पहचानना पड़ेगा। आगे देखो, प्रकाश पेड एन इनकम टैक्स ऑफ ₹62,000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 18-19। तो आपने पढ़ा है कि ऐसा टैक्स जो आपके इनकम पे या प्रॉपर्टी पे लगता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स आपके इनकम पे लग रहा है और इसलिए वो क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपका आंसर है डायरेक्ट टैक्स। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प्स टू रेज लोन्स फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर रही है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है कि अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे क्या करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करती है, तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। अगला देखो, एवीएम बैंक प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। तो आपके कस्टमर्स को बैंक फैसिलिटी दे रही है, तो उसे हम कहते हैं, आपको पता है प्राइमरी फंक्शन होते हैं और फिर एंसिलरी फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। तो ये जो बाकी सब यहाँ पे बात करें वो क्या है, एंसिलरी फंक्शंस में आने वाला है, उसका इसलिए आपका आंसर आएगा एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आगे देखो, केरला बेस्ड कंपनी के ज्वेलर्स इंटेंड टू रेज 1,000 करोड़ बाय फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कहाँ पे होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है। और जो शेयर ऑलरेडी मार्केट में एक बार इशू हो चुके हैं वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू क्या होते हैं, फिर वो बायर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। आगे देखो, तमिलनाडु परचेज विट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो आपस में मतलब स्टेट्स के अंदर जो परचेज सेल हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। तो आपका आंसर आएगा इंटरनल ट्रेड। एंड लास्ट जो है देखो, मैंगोज जो है अल्फेंसो मैंगो जो है फ्रॉम महाराष्ट्र आर सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। महाराष्ट्र से आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हो, तो वो क्या बन गया, आपका एक्सपोर्ट बन गया। तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, और आपको फिर उसके बारे में लिखना है। इसी तरह से आपको अगर कोई अलग क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। 1 मार्क रहेगा आपका कंसेप्ट को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए, और 1 मार्क रहेगा आपको 2 सेंटेंस लिखने के लिए, जिसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है
उसका मीनिंग लिखना आपको, वो कंसेप्ट क्या होता है। तो दूसरा आपको सेंटेंस लिखना है कि इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर ये जो कंसेप्ट ने आइडेंटिफाई किया है वो किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जो आंसर से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप मुझे पूछ सकते हो। आपके फ्रेंड के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आंसर जो है पहुंच सके। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम में आने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको क्वेश्चन बैंक के थ्रू रिलीज किया आपको। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी इसको स्टडी करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, मतलब आपको अगले वीडियोस जो है कंसेप्ट्स के बारे में वो मिलते रहेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।